हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 5th लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक का। अगर आपने पिछले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। ऑलरेडी हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मशीन टूल और मशीन कटिंग, मेटल कटिंग के जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था। मेटल कटिंग और मशीन टूल डिस्कस किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स चालू है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट भी कवर कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई एग्जाम आपका पास में है तो हो सकता है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ आपको टोम भी करके दे दूं, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन करेंगे, ज़्यादा कमेंट आते हैं तो फिर मैं वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, 81st क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूछ रहा है कि द बॉडी विल फ्लोट इफ द बायंसी डैश द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। फोर्स ऑफ बायंसी इज डैश टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है? फोर्स ऑफ बायंसी जो होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर ही तो होता है, तो इक्वल टू आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। द बॉडी विल सिंक डाउन इफ द फोर्स ऑफ बायंसी इज, नीचे जाएगी, सिंक कर जाएगी। ये बॉडी है, ये नीचे चली जाती जाएगी। क्यों जाएगी नीचे? क्योंकि इसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ऊपर इसके जो भी लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका जो भी आपका सेंटर होगा, क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे इस फ्लूइड डिस्प्लेस का, वो उस वहाँ से इसका बायंसी ऊपर लगेगा। ओके, तो वो जब कम होगा, ये बायंसी वाला कम होगा और ये वेट ज़्यादा होगा, तब उस केस में क्या होगा, ये नीचे जाएगी। तो सेंटर ऑफ बायंसी, जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। और वेट ऑफ द लिक्विड, क्वेश्चन गलत है वैसे, ये देखो। The body will sink down if the force of buoyancy is less than weight of liquid displace. Weight of liquid displace के बराबर ही तो buoyancy होगा। weight of the body आएगा, यहाँ पे weight of the body आएगा। ठीक है, ये करेक्शन है इसमें। बुक में कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फोर्स ऑफ बायंसी जो है वो कम होना चाहिए वेट ऑफ द बॉडी से। वेट, जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा उतना ही तो फोर्स ऑफ बायंसी आएगा ना यार। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी आएगा, तो उससे कम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज कॉल्ड। मतलब कि मान लो ये बॉडी थी, ये बॉडी ऐसी इस पर फ्लोट कर रही थी, इस केस में है ना, इस केस में फ्लोट कर रही है, तो उसका क्या मतलब है, यानी कि जितना भी वेट है इस बॉडी का वो बराबर है जो बायंसी का फोर्स आ रहा है, फोर्स ड्यू टू बायंसी, एफ बी कह देता हूँ मैं उसको। ठीक है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि थोड़ा पार्ट ऊपर है, इसका मतलब कि जो बॉडी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो बॉडी की है वो कम है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये इस फ्लूइड ने इतना अंदर तक गया है, इतना डेप्थ तक गया है, इतना ही वॉल्यूम इस फ्लूइड का डिस्प्लेस किया हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, उससे लगेगा आपका बायंसी का फोर्स, है ना, बायंसी का फोर्स एफ बी कह देता हूं जिसको। और ये जो कहलाएगा, ये जो बी पॉइंट कहलाएगा, ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी हो जाएगा। ठीक है, और इसका कहीं सी जी होगा, वो इसके बीच में कहो, मान लो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जी यहाँ से करेगा तो एम जी यहाँ एक्ट करेगा। इस केस में अगर बॉडी फ्लोट कर रही तो एम जी एफ बी के बराबर होगा। ये एम जी को और किस तरीके से, मास को किस तरीके से लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं रो किसका, बॉडी का, इंटू वॉल्यूम बॉडी की, इंटू जी। और फोर्स ऑफ बायंसी कितना हो जाएगा, रो किसका, रो जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका रो, इंटू रो किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इंटू जी, जी का जी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम है, इसका मतलब, और दोनों का प्रोडक्ट, अब आप ऐसे लिख लो, रो ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वी लिक्विड डिवाइडेड बाय वी बॉडी। अब जो रो बॉडी है वो वी लिक्विड, यानी कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो कम होगी, ऑब्वियसली मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी इज द सेंटर ऑफ द एरिया इमर्स्ड इन द बॉडी, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
वैसे सेंटर ऑफ एरिया कहना थोड़ा सा गलत होगा इस केस में। क्यों? सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम कहना ज़्यादा सही होगा। पर अगर बॉडी जो है, जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, अगर वो उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, उस वजह से सेंटर ऑफ एरिया भी कहना सही होगा। वैसे सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर इसमें आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द बायोंसी डिपेंड्स अपॉन द बायोंसी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या जो फोर्स ऑफ बायोंसी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। एक बॉडी है 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर, चलो लंबी बॉडी है इस तरीके की, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर लंबी बॉडी, ठीक है। फिर बोल रहा है 2 मीटर वाइड है, अच्छा 2 मीटर वाइड भी है, तो इस तरीके से ये 2 मीटर वाइड बॉडी बन गई, ये 2 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर डेप्थ है, तो ये 1 मीटर डेप्थ हो गई। अब इफ द डेप्थ ऑफ इमर्शन 0.6 है, 0.6 से डूबी हुई है, मतलब ये जो डूबा हुआ है ये 0.6 है, ठीक है। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये मेरी फ्री सरफेस है, ट्राइंगल बना दिया, इसका मतलब ये फ्री सरफेस है, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी बताना है, ठीक है। वाटर में डूबी हुई है तो वाटर का रो तो मुझे पता है। मैंने क्या बोला था, वेट ऑफ द बॉडी जो mg होता है वो बराबर होता है फोर्स ड्यू टू बायोंसी के बराबर, और फोर्स ड्यू टू बायोंसी कितना होता है, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस किए इंटू जी के बराबर। तो रो लिक्विड कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस की है, ये 2 इंटू 3 का तो एरिया इंटू 0.6 ये मीटर, ठीक है। इस यहाँ से अगर मैं एक ऐसा क्यूब ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा क्यूब ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक क्यूब ऐसा कुछ आएगा, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ आएगा, और ये क्यूब ड्रॉ करूँ तो इसमें आप देख सकते हो ये नीचे ऐसा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये इधर से ऐसा जाएगा, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया। आप सही है। तो ये कितना है, ये 0.6 है, और ये भी कितना 0.6 है। तो ये वाला जो क्यूब है ना, ये नीचे वाला जो क्यूब है, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 0.6 इंटू जी की वैल्यू 9.81 ले लो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 36, 9.81 तो आपका 35.3, और ये 1000 जो है ये किलो में जोड़ लो तो ये आपका किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी floating in a liquid is given a small angular displacement, it start oscillating about a point which is known as metacenter उसे कहते हैं। तो कोई भी अगर बॉडी हो, पानी में तैर रही हो इस तरीके से, कुछ भी एक बॉटल डाल के देख लेना, आप एक बॉटल डाल के देखना और उसको हल्का सा हिला देना, तो ये जो बॉटल है ना, तो ये आपकी जो बॉटल है कभी ऐसी होगी, है ना, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी, और जिस पॉइंट के, और अगर एक पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन देखा जाए जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रही है, तो वो पॉइंट जो होगा वो मेटा सेंटर कहलाएगा। ये मेटा सेंटर जितना ऊपर होगा ना, बॉडी उतनी स्टेबल होगी, ठीक है। ये जो मेटा सेंटर है जितना ऊपर होगा उतनी स्टेबल बॉडी होगी। तो मेटा सेंट्रिक हाइट जो होती है, अब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जितना ऊपर हो उतना अच्छा है, इसको मैं m बोल देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे अगर मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको g बोल देता हूँ, और ये सेंटर ऑफ बायोंसी ऑब्वियसली नीचे ही होगा, ठीक है। तो मेटा सेंट्रिक हाइट जो होती है वो ये मेटा सेंटर और ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका मेटा सेंट्रिक हाइट, और जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टेबल। अगर बोलो कि m g पे कॉन्साइड कर गया तो ये हो जाएगा न्यूट्रल आपका इक्विलिब्रियम, और नीचे चला गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ये ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये सही वर्ड है। सेंटर ऑफ एरिया कहना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, फोर्स ऑफ बायोंसी, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स ऑफ बायोंसी का है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी ए एंड बी, ए की कितनी 1 मीटर और बी की है 1.5 मीटर, तो इसमें से क्या होगा, जो 1.5 जितनी ज्यादा है बॉडी उतना ज्यादा स्टेबल है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा देन ए। If the body floats in a liquid, return back to its original position when given a small angular displacement, इस बॉडी को क्या कहेंगे, वैसे तो इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मगर मैं आपको समझाता हूँ कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, देखो अगर इस तरीके से एक बाउल है,
और उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब इस बॉल को आप थोड़ा सा इधर धक्का देना तो बॉल क्या होगा आपका, हो सकता है बॉल इधर चली जाएगी ऑब्वियसली, फिर यहाँ से रुक जाए, फिर इधर आ जाए, फिर ऐसा थोड़ी देर तक करेगी और उसके बाद इसी पॉइंट पे आ जाएगी। इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे कहेंगे क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी को आपने धक्का दिया, थोड़ा सा इधर गई, थोड़ा सा इधर गई, और उसके बाद वहीं और अपनी स्टेट पे आके रुक गई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक इक्विलिब्रियम ऐसा हो सकता है जैसे ये उल्टाया हुआ आपका बॉल है और आपने बहुत ही डेलिकेटली यहाँ पे एक बैलेंस किया इसको। अब इसको अगर आपने जरा सा भी हिलाया तो बॉल गई और कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आने वाली। इसे कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों, जिस पॉइंट पे ये रखी हुई है, मैं कह रहा हूं उससे आपने हिलाया तो, पर अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। अभी जब तक ये आपने ऐसे बैलेंस करके रखा हुआ है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा, तब तक ये इक्विलिब्रियम में, मगर बहुत ही अनस्टेबल है। जैसे ही आपने हल्का सा भी इसको हिलाया ये गिर जाएगी और कभी अपनी जगह पे वापस नहीं आने वाली। पर इस केस में क्या है, हिला दो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से देखो, ये है, ये जो इस केस में ये जो कंटेनर है ये है गर्लफ्रेंड, और ये जो लौंडा है, ये बॉल है, ये लौंडा है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत लड़की हिलाएगी भी ना तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा घूम फिर के। इस केस में ये गर्लफ्रेंड है, ये लड़की है, लड़के ने अगर थोड़ा सा भी हिलाया तो बस गई, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, ये पति पत्नी वाला, एक बार शादी हो गई। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा तुमने हिलाया ना, थोड़ा सा भी इधर हिलाया, थोड़ा सा इधर हिलाया, ये आगे जाएगी पर आगे जाके फिर रुक जाएगी। और जैसी स्टेट इसकी है, सेम स्टेट इसकी है भाई, सेम स्टेट इसकी है, जैसी स्टेट इसकी है वैसी स्टेट इसकी है। कैसे, देखो यहाँ पे भी ये प्लेन सरफेस पे रखी हुई थी, यहाँ पे भी प्लेन सरफेस पे रखी हुई थी, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर लड़की को हिलाया, लड़की को कुछ भी बोला तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, लड़के कुछ भी बोला वो घूम फिर के आ जाएगा। और शादी हो गई तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में तो रहना ही है, ठीक है। इफ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस नहीं आ रही है ना, ये वाला केस, देन एंड हील फार्दर अवे व्हेन अ गिवन स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या था ना, जैसे अभी ये जो बात की थी ना, इसमें क्या था कि अपन थोड़ा सा ट्रांसलेशन दे रहे थे, तो इसकी एनालॉजी लगाओ कि बॉडी फ्लोट कर रही है उसमें, तो उस केस में आप कैसा डिस्प्लेसमेंट दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे, तो फिर बॉडी है वो चली गई। अब देखो इस केस में ये कौन सा केस था, थोड़ा सा भी दिया और फिर वो मूव कर गई और कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही, तो ये कौन सा था, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थोड़ी ना था, ये तो अनस्टेबल था, तो ऑप्शन हो जाएगा नो। If the body floating in a liquid occupies a new position and remains at the rest at the new position after giving a small angular displacement, body is said to be, तो ये वाला केस आ गया, कौन सा, ये वाला, ये प्लेन बॉडी वाला केस। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट दी पर आगे जाके फिर से रुक गई। रुक क्यों गई, बीच में फ्रिक्शन होगा भाई, उस वजह से ये जाके रुक गई, ठीक है। और उस फ्रिक्शन के कारण वो रुक गई और फिर वहीं पे अपने फिर से रेस्ट में आ गई, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कम कहेंगे। देखो ये मेटा सेंटर था, ये अपना क्या था, ग्रेविटी था, और ये बायंसी था। जब ये दोनों के बीच में गैप है, थोड़ा सा गैप है, पॉजिटिव गैप है, तो क्या कहेंगे अपन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये मेटा सेंटर और ये ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आ गए और बायंसी नीचे, तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ग्रेविटी है, नीचे मेटा सेंटर है, नीचे मेटा सेंटर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइट जो आ गई तो वो हो जाएगा अनस्टेबल। और जब कॉन्साइड करेंगे तो न्यूट्रल, तो कॉन्साइड करेंगे तो न्यूट्रल। बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम जब मेटा सेंटर जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, नहीं, मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो अबव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। A floating body in a liquid is said to be in equilibrium if the meta center height lies below the center of gravity. एक फ्लोटिंग बॉडी है और इज सेड टू बी इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, यहां पे नॉट को मत भूल जाना, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है। कब, जब मेटा सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आएगा, एग्री कर जाएंगे, ठीक है। सबमर्ज बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो और बायोंसी जो है वो ऊपर। अच्छा, ये सबमर्ज बॉडी का केस आ गया। अब सबमर्ज बॉडी का केस आ गया, अभी तक हम कौन सी थी, फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहे थे। अब सबमर्ज बॉडी का केस समझो किस तरीके से होगा। मान लो ये बॉडी है, ठीक है,
ये इस तरीके से बॉडी थी। है अब क्या था कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो कहीं यहाँ था, जी यहाँ पर है, और सॉरी बी यहाँ पर है, जी होगा ना, हाँ सही है, और बायंसी इधर है। ठीक है, अब इसको मैंने हल्का सा अगर टिल्ट किया, सोचो इस तरीके से मैंने टिल्ट कर दिया, इसको हल्का सा टिल्ट किया है ना, इतना ज़्यादा इसमें मैं दिखा रहा हूँ ज़्यादा टिल्ट क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर टिल्ट बहुत कम हुआ है। तो आपका जी इधर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हमेशा, और सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा फोर्स लगेगा। अब देखो खुद सोचो, ये वाला जो फोर्स है ये इसको इधर इधर ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। ऑल दो मैंने इसको इधर ही रोटेट किया, पहले से ही मैं इसको ऐसे रोटेट कर चुका हूं, और ये जो बायंसी है ये भी इसको ऊपर रोटेट करना चाह रही है, मतलब इस तरीके से। तो जिस डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया था, ये सेंटर ऑफ बायंसी अगर नीचे है, जब नीचे है तो बॉडी को और पलटाना चाह रही है, मतलब पूरा घूम ही जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल हो गया ना यार, अपनी पोजीशन पे तो ये वापस कभी आएगा ही नहीं, ये तो गोल घूम जाएगा, ये ना पलट जाएगा ये, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। स्टेबल कब होता, स्टेबल तब होता जब क्या होता कि यहाँ पे आपका ग्रेविटी जो है वो नीचे है और बायंसी ऊपर है। उस केस में क्या होता, जब बायंसी ऊपर है, इसको अगर थोड़ा सा टिल्ट करता मैं, थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से टिल्ट कर देता, तो ये बायंसी जो ऊपर था ये ऊपर की तरफ ही रखता फोर्स, और जो ग्रेविटी का फोर्स था वो नीचे की तरफ लगता। मैंने टिल्ट इस डायरेक्शन में किया, ये ऐसे टेढ़ा हो गया है। अब देखो ये बायंसी की वजह से आप फील करो यहाँ पे अगर इसको फिक्स यहाँ से अगर हिंच कर दोगे मान लो, तो फिर ये ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आपका जो mg है वो mg इस वाले को नीचे खींच रहा है, मतलब ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। दोनों केस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज केस में यहाँ पे पॉजिटिव। मैंने देखो इस केस में, देखो पहले वाले केस में मैंने क्लॉकवाइज डिस्टरबेंस दिया और इफेक्ट भी जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये अनस्टेबल है। इस केस में मैंने क्लॉकवाइज डिस्टरबेंस दिया था, पर जो उसका इफेक्ट आया वो एंटी क्लॉकवाइज में आया, मतलब डिस्टरबेंस को अपोजिट डायरेक्शन में आपका इफेक्ट आ रहा है, डिस्टरबेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाह रहा है, मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो कब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब बायंसी जो है वो ऊपर हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी। फिर है टाइम ऑफ ऑसिलेशन। अब भैया ऑसिलेट तो करने लग गई थी, अब ऑसिलेट कर रही है तो मुझे ये भी तो बताओ ना कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या है। टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर बाय एच जी, जहां पे के क्या है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मेटास एच जो है वो मेटासेंट्रिक हाइट है, और जी हमें बचपन से पता है सेंटर, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई भी हमको बचपन से पता है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर इसी पे बेस्ड एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटासेंट्रिक हाइट h मतलब 0.6 दे दिए, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है k, और फिर आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ रोलिंग। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ k का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 9.81। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, बाहर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 8 पाई हो जाएगा। अंदर कितना बचा, अंडर रूट ऑफ पॉइंट, एक मिनट काम करता हूँ, ये 6/10 लिख लेता हूँ इसको, और इसको 9.81 को 10 ही मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, 10 से 10 कट जाएगा तो ये जाएगा 8 पाई, और अंडर रूट 6 आ रहा है। अंडर रूट 6 किसके बराबर होगा, मेरे ख्याल से 2.24 के आसपास कहीं आता होगा। ठीक है, 5 कितना होता है, 2.245 होता है, और तो ये अंडर रूट, हाँ 2.4 मान लो, 2.4 मान लो, तो 8 तिया 24 तो 3, और ये पाई कितना होता है 3.14 होता है, और ये 3, तो ये 3 से 3 घटा 1 10 पॉइंट, तो ये कितना आएगा 0.0, 4 तिया 12 4 आ जाएगा आपका आंसर, तो 10.4 आ जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग ओवर द फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप इन अ चैनल इज डिस्चार्ज एंड इट इज मेजर्ड। तो डिस्चार्ज को हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करो। लाइक करने से यार मैं अपने उसके लिए नहीं कह रहा, जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगता है कि ये वीडियो बहुत जेन्युइनली करेक्ट है, और आप जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करता है। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे यूट्यूब अपनी तरफ से ये सजेस्ट करेगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं, अगर तो सिर्फ बस एक लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है,
वीडियो हेल्पफुल था तो बस एक लाइक कर दीजिए और बस आगे बढ़ जाइए, वीडियो को देखते रहिए। ऐसे वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो हमने 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कवर कर दिए। अब 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कवर कर दिए और वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, बीच में आप कुछ कंसेप्ट जान गए, इससे बेहतर क्या होगा। तो बस वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।